नमस्कार दोस्तों, प्रयास कर रहा हूँ पाखी संवाद को एक ऐसा मंच बनाने का जहाँ शब्द डरे नहीं और विचार झुके नहीं। आज इरादा था एक नए विषय पर बातचीत करने का और आपको आमंत्रित करने का कि इस बातचीत में मेरे साथ शामिल हों। बातचीत का विषय जो सोचा है, जिसमें आगे आप लोगों के साथ मिलकर संवाद करना चाहता हूँ, वो है हिंदी साहित्य और डर का समय। हिंदी साहित्य और डर का समय। लेकिन इससे पहले अचानक आज गूगल बाबा की कृपा हो गई और एक ऐसी कविता पर नज़र पड़ गई, तो लगा आज उस विषय पर बोलना चाहिए, उस कविता को पढ़ना चाहिए। कविता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में है। अद्भुत कविता है और सच पूछिए तो मैंने कवि का नाम भी पहले कभी सुना नहीं था। कवि के बारे में समझने का मौका मिला तो गूगल बाबा के कारण, और कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो भी गूगल बाबा की कृपा है। भारत में एक समय था जब महात्मा शब्द अपने आप में नैतिक ऊंचाई का प्रतीक माना जाता था। बचपन में हमने महात्मा गांधी के बारे में ऐसा ही कुछ पढ़ा, लेकिन देखिए क्या विडंबना है कि जिस देश ने महात्मा गांधी को दुनिया के सामने सत्य और अहिंसा की सबसे बड़ी मिसाल की तरह प्रस्तुत किया, उसी देश में धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें बापू को तिरस्कार से देखने की आदत को कुछ लोग विचार की शक्ल दे रहे हैं और कहने में कोई गुरेज नहीं, सफल भी हो रहे हैं। और इस तिरस्कार का सबसे खतरनाक रूप है गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को एक वर्ग हीरो की तरह स्थापित करने की कोशिश करता हुआ बड़ा स्पष्ट नजर आता है। यह उस नैतिक बुनियाद के साथ झगड़ा है जिस पर आधुनिक भारत का आत्मबोध खड़ा हुआ था। ऐसे समय में जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों ने, दुनिया भर ने, विशेषकर वे देश जो स्वयं अंग्रेजों के दमन के शिकार थे, औपनिवेशिक दमन से गुजर रहे थे, उन्होंने गांधी को कैसे देखा और कैसे समझा। और इसी पर मेरी नज़र गई जब गूगल में एक रील मेरे सामने से गुजरी और मुझे नज़र आए अरब जगत के सबसे बड़े कवि अहमद शौकी। अहमद शौकी वो कवि हैं जिन्हें पूरे अरब जगत में अमीर ए शुअरा कहा जाता है, अर्थात कवियों का राजकुमार, कवियों का सरदार। अंग्रेजी में तो उन्हें प्रिंस ऑफ पोइट्स के रूप में संदर्भित किया गया है। वे मिस्र के राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित रहे और आधुनिक अरबी साहित्य को नई ऊंचाई देने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर गिना जाता है। अहमद शौकी की कविता केवल भावुकता या सौंदर्य रस का संसार नहीं, बल्कि वह अपने समय की राजनीति, समाज और सभ्यता बोध के साथ लेकर चलने वाली कविता थी। मैंने आज उनके बारे में बहुत पढ़ा और उनकी बहुत सी कविताएं पढ़ी। उनके काव्य में मिस्र की राष्ट्रीय चेतना भी है, औपनिवेशिक सत्ता के प्रति प्रतिरोध भी है और साथ ही नैतिकता और सभ्यता का आग्रह भी। एक कवि की कविताओं में इतने संदर्भ हैं। यही कारण है जब गांधी उनके शब्दों में आते हैं तो वे केवल भारत के नेता के रूप में नहीं आते, बल्कि एक ऐसी, आप कह सकते हैं, वैश्विक नैतिक शक्ति के रूप में उभरते हैं जो अन्य उपनिवेशिक समाजों को भी प्रेरित कर सकती है। अहमद शौकी ने गांधी जी पर कविता उस दौर में लिखी जब महात्मा गांधी विश्व राजनीति का केंद्र बनते जा रहे थे। 1931 में जब महात्मा गांधी लंदन जा रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, तब उनकी यात्रा का मार्ग मिस्र से होकर गुजरता था, जिसे हम स्वेज नहर कहकर पुकारते हैं, उससे होकर गुजरता था। मिस्र उस समय भी ब्रिटिश प्रभुत्व और हस्तक्षेप के दबाव में अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा था। इसलिए महात्मा मिस्र के लिए किसी बाहरी देश के विजिटर नहीं थे, बल्कि मिस्र के लोगों को, वहाँ के कवियों को, वहाँ के साहित्यकारों को, वहाँ के बुद्धिजीवियों को, वे की नज़र में वो एक ऐसे नेता थे जिनकी लड़ाई मिस्रवासियों की अपनी लड़ाई से जुड़ती थी। और वो लड़ाई थी गुलामी के खिलाफ संघर्ष, आत्मसम्मान की रक्षा और विदेशी सत्ता के सामने न झुकने की जिद। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें अहमद शौकी ने गांधी को संबोधित करते हुए कविता लिखी। और इस कविता में जो बात सबसे अधिक
चौंकाती है वो है गांधी के लिए कवि का अद्भुत सम्मान। वे गांधी को भारत का नायक कहते हैं। मिस्र की जनता से कहते हैं कि वे उनका स्वागत करे, उनके अधिकार, उनकी महानता का हक अदा करे। कवि गांधी को अपना भाई कहता है, दुख में, संघर्ष में, बलिदान में, आंसुओं में, पीड़ा में। और ये कोई औपचारिक शब्द नहीं है, ये औपनिवेशिक युग के दो समाजों के साझा दर्द का आप कह सकते हैं काव्यात्मक स्वीकार है। और फिर गांधी को कवि लगभग आध्यात्मिक ऊंचाई पर स्थापित कर देता है। ये अद्भुत लगा मुझे उनकी इस कविता में। कवि उन्हें नबी सदृश, नबी मतलब पैगंबर के समान, कन्फ्यूशियस जैसे महापुरुषों के समान या उनकी परंपरा का व्यक्ति बताने तक पहुंच जाता है। कवि के लिए गांधी की शक्ति सत्ता नहीं है बल्कि चरित्र है। कवि कहता है इस कविता में कि गांधी ने दुनिया को सत्य और धैर्य का पाठ पढ़ाया और घृणा के जहर से बीमार आत्माओं को बाहर निकाला। अहमद शौकी यह भी रेखांकित करते हैं कि गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की कोशिश की। यानी गांधी को वो मनुष्य के भीतर की दीवारें गिराने वाला नेता मानते हैं, ना कि समाज को बांटने वाला। और सबसे महत्वपूर्ण, इस कविता के अंत में एक पॉलिटिकल वार्निंग भी है, राजनीतिक चेतावनी भी है, जो आज के समय में भी बहुत अर्थपूर्ण है। शौकी गांधी से इस कविता में कह रहे हैं कि हरी मेज से सावधान रहना। और आप जानते हैं हरी मेज ब्यूरोक्रेट्स की मेज है या सरकारी मेज है, यानी बातचीत और समझौते की मेज से सावधान रहना, कागजों में छिपी चालों को पहचानना, सर और लॉर्ड के दस्तावेजों की भाषा को समझना, शतरंज की तरह राजनीति खेलने वालों से भी सतर्क रहना। यह कविता गांधी की महानता का स्तुति पाठ भर नहीं है, साम्राज्यवादी युग के राजनीतिक यथार्थ का गंभीर बोध भी है। तो चलिए, जब के देश में, भारत में गांधी के नाम पर अपमान और हत्या के औचित्य को सही ठहराने की कोशिशें हम तेज होती देख रहे हैं, तब अहमद शौकी की एक कविता एक तीखा सवाल बन के उभर जाती है। तो इसलिए इस कविता को पढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं, क्या हमने उस महात्मा को खुद अपने भीतर से कम कर दिया है, खत्म कर दिया है, जिसे दुनिया ने नैतिक शक्ति के रूप में देखा था? क्या हम उस गांधी के साथ न्याय कर रहे हैं जिसे अरब का सबसे बड़ा कवि, प्रिंस ऑफ पोएट्स, भारत का नायक कहकर सलाम करता है? और क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि गांधी को अपमानित करना केवल किसी व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि उस नैतिक विचार का अपमान है जिसने लाखों उपनिवेशित लोगों को आशा दी थी, जीवन दिया था? तो आइए पढ़ते हैं इनकी कविता, अहमद शौकी की कविता, जिसका शीर्षक भी इन्होंने गांधी दिया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कविता है, जैसा मैंने आपको बताया, और मुझे बहुत अच्छी लगी। कवि कहता है, ए मिस्र के लोगों गौरव उठाओ और भारत के नायक का अभिनंदन करो, उनके सम्मान का कर्तव्य निभाओ, उस महान व्यक्ति के ज्ञान और व्यक्तित्व का अधिकार अदा करो। वह तुम्हारा भाई है, पीड़ा की साझेदारी में, कठिन परिस्थिति के संघर्ष में, महान बलिदान में, लक्ष्य पाने के परिश्रम में, घावों में, आंसुओं में और जन्म से ही निर्वासन जैसी सजा झेलने में। वह सत्य की यात्रा में भी तुम्हारा साथी है और प्रतिनिधि मंडल की यात्राओं में भी। उसका स्वागत पास से करो और दूर से भी, जहाज पर करो और किनारे से भी। धरती को हरियाली से, पत्तों से ढक दो और समुद्र को गुलाबों और फूलों से ढक दो। वह किसी राजपुताने के द्वार पर गौरव की एक मूर्ति सा खड़ा है। वह नबी जैसा है, वह नबी जैसा है या कन्फ्यूशियस जैसा, या उसी पुराने युग के महापुरुषों में से कोई। उसके कथन और कर्म में अद्भुत सादगी है, उसमें मार्गदर्शक सा संकेत है, सत्य की रक्षा में और तप संयम में। उसने दुनिया को सत्य सिखाया, धैर्य सिखाया, संतुलन सिखाया। उसने पूरब को पुकारा और मानो कब्रों तक से उस पुकार का उत्तर आया। उसने बीमार आत्माओं को पाया और उन्हें द्वेष के जहर से मुक्त किया। उसने हिंदू और मुसलमान को मेल मिलाप का संदेश दिया। उसकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल है कि तलवारों को एक म्यान में रख दे। उसका आत्मबल इतना है कि सिंह जैसों को भी वश में कर ले। यह मानता न सेना से मिलती है, न घमंड से, न वंश से, न धन से। यह तो ईश्वर की देन है,
अपने चुने हुए सेवक के लिए। नील नदी तुम्हें सलाम करती है गांधी, और ये फूल मेरी तरफ से हैं। अहिराम, पिरामिड, करनक और पीपरस सबकी ओर से तुम्हें श्रद्धांजलि है। वादियों के बुज़ुर्गों की ओर से भी और उसके जवानों की ओर से भी तुम्हें सलाम। जिसने नमक के अत्याचार को ठुकराया और मीठे लोभ को स्वीकार नहीं किया, तुम्हें सलाम। और जो भारत से सिंध तक अपने पैरों पर चला, हे गांधी हरी मेज से सावधान रहना। हे गांधी हरी मेज से सावधान रहना, और कागजों की चालों से भी। सर और लाड के दस्तावेजों में जो चाल है उन्हें समझना। शतरंज खेलने वालों से भी अधिक चतुर बनना, उन चालबाजों से भी अधिक सतर्क होना, और कह देना अपने सांप ले आओ, और कह देना अपने सांप ले आओ, भारत से जादूगर आ गया है। यह ऐसा सितारा है जिसे ना निंदा गिरा सकती है और ना प्रशंसा बहका सकती है। मुझे लगता है आपको ये कविता निश्चित तौर पर पसंद आई होगी, और मेरा आप सबसे आग्रह है कि मेरे या पाखी के इस प्रयास से जुड़ें, और जो हमारा पाखी संवाद में अगला विषय है हिंदी साहित्य और डर का समय, इसके लिए मुझे सुझाव भी भेजें, और जो इस संवाद में पाखी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो अपना संदेश भी साथ दिए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। धन्यवाद।